हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ही है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस देखेंगे। 3 बताई है मैंने आज ढंग से, और सामने जो लिखा हुआ है अगर वो ढंग से ना दिख रहा हो तो पूछ लेना। पहले ब्लैक वाला नहीं चल रहा था और अब ब्लैक वाला चल गया और ब्लू वाले की हालत टाइट हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई डोंट नो वाई। और एक ना फैक्ट भी है, पता है, यहाँ बोर्ड के ना शुरू में जहाँ पे मैंने साइकोमेट्रिक और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग लिखा है ना, वहाँ पर चल जाता है, बट यहाँ पीछे पीछे आते हुए कुछ होने लग जाता है दोनों ही मार्कर्स को। ये वैसे इंप्रूव हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से। और अगर कुछ भी लिखा हुआ समझ नहीं आए तो पूछ रहे हो कि मैंने बहुत गंदी राइटिंग लिखी है, बहुत गंदी, वो समझ आ रहा है, मैंने बहुत ही कीड़े मारे हुए हैं सामने। उस पर चाहे ध्यान भी मत दो, तुम अच्छे से सुन लो और समझ लो कि सब कुछ बुक का ही है। तुम बस सुन लो, समझ लो, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में देखते हैं क्या है। साइकोलॉजिस्ट ने प्रपोज करी है अलग अलग थ्योरीज़, और बहुत सारी थ्योरीज़ इंटेलिजेंस से रिलेटेड या इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ को ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं हम 2 अप्रोचेस के बेसिस पर। या तो वो साइकोमेट्रिक, और जिसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, उसके अंडर आती है, या तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंडर आती है। ठीक है, अब ये साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या है और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है। तो हम ये पढ़ेंगे कि साइकोमेट्रिक अप्रोच इंटेलिजेंस को कैसे देखती है, इसका व्यू क्या है इंटेलिजेंस को लेकर, और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इंटेलिजेंस को किस तरीके से देखती है। पहले आ जाते हैं साइकोमेट्रिक पर। ये कंसीडर करती है कि इंटेलिजेंस एक ग्रुप ऑफ या टोटल ऑफ एबिलिटीज़ है। इंटेलिजेंस के अंदर ही या इंटेलिजेंस के अंडर ही कवर हो जाती है बहुत सारी एबिलिटीज़। ठीक है, और ये एक्सप्रेस करती है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बेसिस पर। ठीक है, दूसरी तरफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये मैं लास्ट में समझा दूंगी, पहले सुन लो जो मैं बता रही हूँ। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये डिस्क्राइब करती है उन प्रोसेसेस की बेसिस पर जो कि लोग यूज़ करते हैं रीजनिंग करने में अपने दिमाग से और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मेजर फोकस जो होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का वो ये होता है कि कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट करेगा या बिहेव करेगा कहीं पर भी। और जो ये हमारा साइकोमेट्रिक है, ये फोकस करता है इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पर। इंटेलिजेंस बना किन किन चीज़ों से मिलकर है, इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, या इसके अंदर डायमेंशंस कौन कौन सी कवर होती है। वहीं पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग देखा जाए तो वो किस चीज़ पर फोकस करेगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाली जो अप्रोच है वो जोर देती है कॉग्निटिव फंक्शंस को पढ़ने में, जो कि इंटेलिजेंट बिहेवियर के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ या रोल होता है। मतलब जो जैसे हमारा माइंड फंक्शन कर रहा है, माइंड जैसे प्रोसेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, नाम से पता लग रहा है, और उस हिसाब से वो पर्सन इंटेलिजेंटली एक्ट कर रहा है या इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखा रहा है, ये उसको पढ़ने में ज़्यादा जोर देती है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरीज़ जो कि इन अप्रोचेस के अंडर आती है। वैसे जो अभी वाली थ्योरीज है वो साइकोमेट्रिक अप्रोच में आती है, मैं बता रही हूँ, बाद की 3 है बस जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आती है। तो यहाँ पर पहले बता रखा है कि एल्फ्रेड बिने थे पहले साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को पढ़ा, पहचाना और इसके बारे में थोड़ा जाना, मतलब मेंटल ऑपरेशंस के टर्म्स में। और हमने वैसे ये नोशन देखा इंटेलिजेंस का कि जनरल वेज में, हाँ, अगर हम एल्फ्रेड बिने की बात को या जो इनकी थ्योरी है उसको हटाकर नॉर्मल बात बोले तो हम इंटेलिजेंस के आइडिया को कुछ इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं जनरल वेज में कि ये अलग अलग तरह के हमारे फिलोसफिकल ट्रीटीज़ के अंदर दिया हुआ है। इंटेलिजेंस की बात हर जगह पे हुई है, तो ये अलग अलग तरह के फिलोसफिकल ट्रीटीज़ में हमारे दे रखा है, और ये अवेलेबल है अलग अलग तरह के कल्चरल ट्रेडिशंस के अंदर भी। बिनेट की जो थ्योरी है, एल्फ्रेड बिने की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, वो सिंपल है क्योंकि वो उसके खुद का जो इंटरेस्ट है ना, एक इंटेलिजेंट पर्सन को कम इंटेलिजेंट पर्सन से डिफ्रेंशिएट करने में। यानी कि इन्होंने कंपेयर करा कि एक इंटेलिजेंट पर्सन या कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट को कम इंटेलिजेंट से कंपेयर करने पे इन्हें क्या पता लगा, उस बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी बना दी। एल्फ्रेड बिने ने, जिनकी थ्योरी सबसे पहले है इंटेलिजेंस की, और जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले पढ़ा था या बताया था इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इनकी थ्योरी कुछ ऐसे है कि मतलब इतनी सिंपल तरीके से शुरू होती है कि इनका ऐसा मतलब इंटरेस्ट था, इन्होंने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया, फ़र्क बताया ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन के और कम इंटेलिजेंट पर्सन के बीच में।
बाद में उन्होंने कंसेप्चुलाइज करा इंटेलिजेंस को कि इसके अंदर एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ आ जाती है जिसको हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम या सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट में अक्कर हो रही है। देन इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को नाम क्या दिया कि यूनी और वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि इसके अंदर एक फैक्टर इन्वॉल्व है। कहा ना इन्होंने कि एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या कोई भी इंडिविजुअल यूज़ करता है हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कि उसके एनवायरनमेंट में उसको देखने को मिल रही है या उसे फेस करनी पड़ रही है, बाहर से जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो सब। ठीक है, तो इनकी थ्योरी को ना डिस्प्यूट किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने एनालाइज करना शुरू किया था इंडिविजुअल्स के डेटा को जो कि बेनेट्स टेस्ट के दौरान कलेक्ट किए गए थे। यानी कि बेनेट ने अपनी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दे दी थी, उसके बाद जो बेनेट टेस्ट के दौरान या बेनेट के टेस्ट को यूज़ करके जब बाकी साइकोलॉजिस्ट ने डेटा को एनालाइज करना, समझना, उसके बेसिस पे पढ़ना, कंक्लूजन निकालना शुरू किया ना इंडिविजुअल्स के डेटा को, तो इनकी थ्योरी रॉन्ग प्रूव हुई, इनकी थ्योरी को डिस्प्यूटेड किया गया। क्योंकि ऐसा कहा गया कि एक फैक्टर कैसे हो सकता है या कोई ऐसी सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी सब में कैसे पाई जा सकती है जिसकी वजह से हर इंसान हर तरह की प्रॉब्लम को जो कि उसके एनवायरनमेंट में उसे देखने को मिल रही है सॉल्व कर लेगा। तो ये थ्योरी गलत है, तो इनकी थ्योरी अप्रूव नहीं की गई। देन आ जाते हैं 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थ्योरी टू फैक्टर थ्योरी। वो थी वन फैक्टर, ये है टू फैक्टर। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया फैक्टर एनालिसिस। अब फैक्टर एनालिसिस में कंफ्यूज मत हो ना, वैसे तो सिर्फ नाम पूछा जाएगा कि किसने फैक्टर एनालिसिस नाम का ये तुम्हारा स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया था अपनी थ्योरी में, या ये किसकी थ्योरी में आता है और ये किसने थ्योरी दी है, मेन तो यही पूछा जाता है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में फैक्टर एनालिसिस, वैसे सिंपल इसका मीनिंग होता है कि कोई भी लार्जर सेट ऑफ डेटा को तुम छोटे छोटे फैक्टर्स में बता रहे हो या एक्सप्रेस कर रहे हो। दूसरा इसका मतलब हो सकता है कि तुम्हारा जो तुमने डेटा ऑब्टेन करा है किसी भी चीज़ के थ्रू, कोई भी तुमने डेटा जो ऑब्टेन करा है या कोई भी रिजल्ट निकाला है किसी भी चीज़ का, उसको तुम नंबर ऑफ़ फंक्शंस या एज फैक्टर्स दिखा रहे हो जो कि पॉसिबल कॉज के लिए यूज़ हो सकते हैं, फिर तुम उन्हें डिवाइड करोगे उस बेसिस पर उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है ये देखने के लिए। ठीक है, ये दोनों वैसे यहाँ पे मतलब यूज़ नहीं होंगे, ये नॉर्मल मीनिंग है फैक्टर एनालिसिस का। लेकिन अगर साइकोलॉजी की टर्म्स में देखा जाए तो फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं कि हम फैक्टर्स को जिससे आइडेंटिफाई कर सकें, फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने पहचानने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इस स्टैटिस्टिकल मेथड को, जो कि आगे एक्सप्लेन करता है रिज़ल्ट अलग अलग टेस्ट के बेसिस पर, या अलग अलग टेस्ट में यूज़ किया जा सकता है उसको। या फिर तो मुझे साइकोलॉजी के टर्म्स में ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक सेट है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स का जो कि बनाए जाते हैं अलग अलग तरह के, जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऐसे कंस्ट्रक्ट या ऐसी चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को पहचानने के लिए बनाए जाते हैं और जिनको आगे हम कोरिलेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहुत बड़े डेटा को छोटे छोटे फैक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है बस, और कुछ नहीं होता। जैसे मैथ्स में होता है ना तुम्हारा स्टैटिस्टिकल डेटा को हम छोटे छोटे फंक्शंस, नंबर ऑफ़ फंक्शंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, वही है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में दी थी, और वहाँ पर उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड जिसका नाम है फैक्टर एनालिसिस वो यूज़ करा था अपनी थ्योरी को देने में या अपनी थ्योरी को समझाने के लिए। और ये मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन वैरायटी ऑफ रिजल्ट्स ऑन डिफरेंट टेस्ट। बस इतना पता होना चाहिए, बाकी इसका मतलब वैसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बार सेफर साइड के लिए मैंने बता दिया। और अगर इसके मतलब में अभी भी कोई डाउट हो ना तो प्लीज़ पूछ लेना भाई, प्लीज़, विनती है विनती। ठीक है, तो इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी स्टैटिस्टिकल मेथड फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके, और इन्होंने ये दिखाया कि इंटेलिजेंस के अंदर एक जनरल फैक्टर आता है जिसको हम जी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, और कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स आते हैं जिनको हम एस फैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। और जी फैक्टर के अंदर सारे मेंटल ऑपरेशंस आ जाते हैं जो कि बेसिक हैं और हर इंसान में पाए जाते हैं। हर इंसान इनको यूज़ कर सकता है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए,
या कोई भी परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि ये हर एक पर्सन में कॉमन है और बेसिक है, सब में पाए जाते हैं, जनरल है, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरल फैक्टर के अलावा देखें तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी होती हैं या स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं। स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी होती हैं जिनको इन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर रखा है, एस फैक्टर के अंदर। अब ये क्या हो सकती है भाई, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ या टैलेंट्स हैं, सब बिल्कुल सेम नहीं है, किसी की कुछ अच्छाई हैं, किसी की कुछ बुराइयाँ हैं, ये स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं। जनरल वो है जो सब में होता है, हाँ ठीक है, इमोशन सब में होते हैं, किसी में बहुत हाई लेवल और अच्छे वाले टाइप के होते हैं, लाइक कोई बहुत ज़्यादा तुम्हारा वो एम्पैथेटिक है, सेंसिटिव है, उस टाइप का। तो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ कुछ कुछ में पाई जाती हैं, सब में नहीं पाई जाती है। कुछ कुछ लोग कुछ कुछ चीज़ों को ही करने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते, मास्टर्स नहीं होते कुछ चीज़ों में अपना हाथ साफ करने में या उनको अच्छे से परफॉर्म करने में। तो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ के अंदर तुम्हारा आ सकता है कोई एक्सीलेंट सिंगर है, उसका म्यूज़िक के ऊपर बहुत अच्छा कमांड है, वो मतलब सारे सुर ताल एंड ऑल साउंड्स, सारे वोकल नोट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में उसे पूरी नॉलेज है, सब समझता है, वो एक्सीलेंट सिंगर्स में आ जाएगा। आर्किटेक्ट्स हो गए, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हर एक चीज़ की उसे नॉलेज है, जो तुम्हारा ये सारा कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। साइंटिस्ट हो गए, बायोलॉजी की बहुत अच्छे से नॉलेज है, ह्यूमन बॉडी के बारे में। और एथलीट्स हो गए, गेम्स में बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो ये सबका नहीं होता, तो इसलिए स्पेसिफिक एबिलिटीज़ है जो सब में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पाई जाती हैं। ये हर कोई किसी भी एक चीज़ में बहुत अच्छा है, सबका अपना अलग अलग एक स्पेसिफिक टैलेंट है, एबिलिटी है, या तुम्हारा क्या कहते हैं उसे, खुद मतलब सबकी एक कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें दूसरों से अलग बना रही है। सिंपल बात, ठीक है। हर कोई किसी ना किसी एक चीज़ में अच्छा होता है ना, वो स्पेसिफिक एबिलिटी है। अब हर कोई सिंगर या एथलीट नहीं होता, कुछ लोग अच्छे डांसर्स भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे म्यूजिशियंस भी होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह प्ले करने में बहुत अच्छे होते हैं। आगे इसमें बता रखा है कि एथलीट्स, ये जो सारे होते हैं एक्सीलेंट सिंगर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, एथलीट्स, ये इन जी फैक्टर में भी हाई हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जी फैक्टर में अगर ये हाई हो भी जाते हैं ना, तब भी माना जाएगा कि इनके पास स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं जो कि इनको किसी रिस्पेक्टिव फील्ड में, किसी रिस्पेक्टिव डोमेन में सक्सेसफुल होने में हेल्प करती हैं, या उनको वहाँ पे आगे बढ़ने में, एक्सेल होने में बहुत फैसिलिटेट करती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी दिख रही है, शो हो रही है, उसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिल रहा है। कोई एक्सीडेंट सिंगर है तो तुम ये नहीं कहोगे कि अच्छा हाँ ये जी फैक्टर में तो हाई है लेकिन इसके अंदर एस फैक्टर नहीं है। नहीं, उसका एक एस फैक्टर ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटीज़ भी पाई जाती हैं। तो स्पीयरमैन की थ्योरी के बाद हमारी आती है लुईस थर्स्टन की थ्योरी, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। 7 इसके अंदर आती हैं प्राइमरी एबिलिटीज़, जो कि हर एक जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, सारी अलग अलग हैं, सातों की सातों। अब सातों क्या क्या है पहले नाम देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये प्राइमरी एबिलिटीज़ में पहले आती है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हम शब्दों के मतलब को, कॉन्सेप्ट्स को और आइडियाज़ को, थॉट्स और विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं और उनके मीनिंग को हम जल्दी से ग्रास्प कर सकते हैं। दूसरा आता है न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ स्पीड और एक्यूरेसी, कितनी देर लग रही है हमें और हम कितना ढंग से कर पा रहे हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल जो भी हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं। देन आ जाते हैं तीसरी वाले पे स्पेशियल रिलेशंस, ये डायरेक्शन से रिलेटेड होती है। स्पेशियल रिलेशंस के अंदर ये है कि हम कितने अच्छे से देख सकते हैं पैटर्न्स को और फॉर्म्स को। जैसे कोई हमें स्पेसिफिक शेप दिखाई गई है तो हम उसको किस टाइप से समझ रहे हैं, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ही हमें फिगर दिखाई है, हम कितने अच्छे से बता पा रहे हैं कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं। ये स्पेशियल रिलेशंस होती है। परसेप्चुअल स्पीड, हमारी स्पीड डिटेल्स को परसीव करने में, कितनी देर में हमें कोई चीज़ को जब हमने देखा है वो हमें समझ आ रही है, कितनी देर में हमारा दिमाग उसकी जो उसको स्टिमुलस मिला है बाहर से, उसको इन्फो को प्रोसेस करके बता पा रहा है कि हाँ इसके अंदर इतनी चीज़ें इन्वॉल्व है। स्पीड कितनी लग रही है हमें डिटेल्स को परसीव करने में,
उस चीज़ को जब देखा है तो उसके हिसाब से अपना नज़रिया बनाने में। वर्ड फ्लुएंसी, कितने अच्छे से हम शब्दों को प्रोनाउंस कर सकते हैं फ्लुएंटली और फ्रीक्वेंटली, मतलब तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी थोड़ी स्पीड के साथ भी, और बिना कोई मिस्टेक करे फ्लुएंटली, बिना स्लिप ऑफ टंग के अच्छे से फ्लेक्सिबली, मतलब हम वर्ड्स के साथ कितने अच्छे से एक तरह से अपनी बना सकते हैं, कितने जैसे हम शब्दों को सामने किसी के भी रख सकते हैं कि हमने जो बोलना था बोल भी दिया और उसको ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं और हमारी गंदी बात भी उसको बुरी नहीं लगी। एक तो इसके अंदर ये भी आ जाएगा। दूसरा है कि हमें कितने अच्छे से किस लेवल तक या किस डिग्री तक शब्दों को यूज़ करना आता है, हमारी वर्ड फ्लुएंसी कितनी अच्छी है। फिर चाहे वो कोई भी वर्ड्स हो, किसी भी लैंग्वेज के हो, कैसे भी वर्ड्स हो, हम कितना फ्लुएंटली फ्लेक्सिबली एकदम ओपनली फ्रीली ढंग से उनके साथ यूज़ उनका कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेमोरी, कितनी हमारी एबिलिटी है, कितनी एक्यूरेसी के साथ हम कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकते हैं, रिमेंबर करके रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए, हमें कुछ भी याद रहता है। हमारी याददाश्त किस टाइप की है। इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब कि जनरल रूल्स हम कैसे बना पा रहे हैं उन चीज़ों से या उन फैक्ट से जो कि हमें प्रोवाइड किए गए हैं या जो हमारे सामने रखे गए हैं, उनको देखकर हम जनरल रूल्स कैसे बना पा रहे हैं। होती है ना इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, दोनों उल्टी होती हैं। इसके अंदर जनरल रूल्स हम डिराइव करते हैं प्रेजेंटेड फैक्ट से, उसमें हम फैक्ट दिए होते हैं उनसे, नहीं एक सेकेंड शायद मैं उल्टा बोल रही हूँ, हाँ, उसमें हमें रूल्स दिए होते हैं उनसे फैक्ट बनाते हैं, और इसमें रूल्स बनाते हैं फैक्ट से। वैसे डिडक्टिव की यहाँ पे बात नहीं हो रही, इंडक्टिव रीजनिंग का पता होना चाहिए इनकी वाली थ्योरी में, जो कि 7th एबिलिटी है, डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स। देन आ जाते हैं अर्थर जेनसन की थ्योरी पर। इन्होंने हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिए जिसके अंदर एबिलिटीज़ 2 लेवल पर ऑपरेट होती हैं, पहला लेवल 1, दूसरा लेवल 2। लेवल 1 को एसोसिएटिव लर्निंग के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आउटपुट जो होता है ना वो मोर और लेस सिमिलर रहता है हमारे इनपुट से। रोट लर्निंग और मेमोरी, रोट लर्निंग और मेमोरी आ जाएगी यहाँ पर। यानी कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना याद करने के लिए, मान लो शुरू में वो इतनी अच्छी हमें याद नहीं होती, मोर और लेस वो जैसी हमें दी गई है थोड़ी बहुत ठीक ठीक ऑलमोस्ट मैच करती है हमारे इनपुट के साथ। आउटपुट क्या होता है, किसी भी चीज़ को हमने, किसी भी नॉलेज को गेन करा है, ग्रास्प करा है, किसी भी इन्फो को, बाद में उसका जो हमने रिजल्ट निकाला है उसके बेसिस पर, तो इसमें आउटपुट जो निकला है रिजल्ट, वो मोर और लेस सिमिलर होता है हमारे इनपुट के। रोट लर्निंग जिसे हम कहते हैं, रट्टा वट्टा मारा है तो हल्का फुल्का याद हो गया, या मेमोरी। और लेवल 2 जिसे हम कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हायर ऑर्डर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर जो इनपुट हमें प्रोवाइड किया गया है उसको हम चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल देंगे एक इफ़ेक्टिव इनपुट जो था ना उससे अच्छा, बेहतर, या से बहुत ज़्यादा हद तक ठीक, बेहतरीन आउटपुट में। ठीक है, जो भी इनपुट हमें मिला है हमने उससे अच्छा, उससे कुछ बहुत हटके अलग और ज़्यादा प्रेजेंटेबल मैनर में, इफ़ेक्टिव वे में आउटपुट बनाया अपना। यानी कि आउटपुट ज़्यादा हो गया इनपुट से, क्योंकि यहाँ पे हायर ऑर्डर स्किल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो लेवल 1 होता है एसोसिएटिव लर्निंग, दूसरा होता है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। लेवल 1 के अंदर आउटपुट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट, एंड लेवल 2 के अंदर वी ट्रांसफॉर्म इनपुट टू प्रोड्यूस इफ़ेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव आउटपुट। कुछ अच्छा निकाला है हमने इनपुट के बाहर में से, या इनपुट से भी अच्छा कुछ करा है, या जितनी इन्फो थी ना हमारे पास हमने उससे ज़्यादा कुछ ले लिया, उससे कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज हद तक गेन करी है। उस जितनी इन्फो हमारे पास प्रोवाइड की गई थी हमने उस इन्फो के अमाउंट से ज़्यादा हद पार तक नॉलेज उसी चीज़ से गेन करी है, या उसके बारे में और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने निकाली हैं, फिर चाहे वो फैक्ट्स, फिगर्स एंड कुछ भी हो सकता है। देन आ जाते हैं JP गिलफोर्ड की थ्योरी पर। इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया जो कि क्लासीफाई करता है इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स को 3 डायमेंशन की बेसिस पर। कॉप से भी तुम लोग याद कर सकते हो, कंटेंट्स, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट्स याद करने के लिए कॉप। और वैसे बुक के ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो ऑपरेशंस, कंटेंट्स, प्रोडक्ट्स। ऑपरेशंस क्या होते हैं कि रिस्पोंडेंट क्या कर रहा है, मतलब कॉग्निशन कर रहा है,
मेमोरी रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेमोरी रिटेंशन कर रहा है, डाइवर्जन प्रोडक्शन कर रहा है, कन्वर्जन प्रोडक्शन कर रहा है, बहुत सारे डायरेक्शन में सोच रहा है, किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक ही डायरेक्शन में सोच रहा है, इवैल्यूएशन कर रहा है, और या तो चीज़ों को याद कर रहा है, दिमाग में रखने की कोशिश कर रहा है, या कॉग्निशन कर रहा है, प्रोसेस ऑफ नोइंग, चीज़ों को देख रहा है, उनको जान रहा है, पहचान रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। कंटेंट्स हमारा होता है नेचर ऑफ मटेरियल्स या इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म करे जा रहे हैं। अब वो जो ये कर रहा है ना रिस्पोंडेंट, जो व्हाट द रिस्पोंडेंट डज है, तो उसको वो कैसे कर रहा है, उसका तरीका क्या करने का, या उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो किस टाइप की है। नेचर ऑफ इन्फो होता है कंटेंट। विजुअल हो सकती है, दिखाई जा रही है आँखों से, वो देख रहा है तो विजुअल हो गई। ऑडिटरी, सुनाई जा रही है, वो सुन रहा है, हियरिंग इन्वॉल्व है। सिम्बॉलिक हो सकती है, लेटर्स या नंबर्स ऐसे सिम्बल्स के थ्रू बता रहे हैं। सिमेंटिक हो सकती है, वर्ड्स जो कि इन डिटेल वर्ड्स लिखे हुए हैं या फ्रेजेस हैं उनके बेसिस पे बता रही है। बिहेवियरल हो सकती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उनके एटीट्यूड्स, नीड्स एक्सेट्रा इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। लोगों के बिहेवियर, उनके बेसिकली जो एटीट्यूड है और उनकी जो ज़रूरतें हैं, नीड्स, उसके बेसिस पर। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है ना रिस्पोंडेंट। प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं हम यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस के अंदर। प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है, प्रोडक्ट्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस। ये क्लासिफिकेशन जो कि गिलफोर्ड ने दी थी 1988 में, इसके अंदर 6x5x6 कैटेगरीज आती हैं। कैसे आती हैं देखना। ऑपरेशंस के अंदर हमारा क्या था, कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जन प्रोडक्शन, कन्वर्जन प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन, ये 6 हैं टोटल चीज़ें। कंटेंट के अंदर हमारा क्या था, विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, ये 5 है। प्रोडक्ट के अंदर हमारा क्या था, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, ये 6 हैं। तो 6x5x6 कैटेगरीज। मॉडल के अंदर क्या बनता है आगे, 180 सेल्स बन के आते हैं। हर एक इंडिविजुअल सेल के अंदर एटलीस्ट एक फैक्टर या एक एबिलिटी है, और कुछ सेल्स के अंदर हमें मोर देन वन फैक्टर भी देखने को मिल सकता है। सम सेल्स में हैव मोर देन वन फैक्टर एज वेल। और हर एक फैक्टर को डिस्क्राइब करते हैं हम तीनों डायमेंशंस के बेसिस पर, या तीनों डायमेंशंस के टर्म्स में, जो कि हमने अभी तक थ्योरीज पढ़ी वो साइकोमेट्रिक अप्रोच थी। ये साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर आती है किसी भी इंटेलिजेंट बिहेवियर को समझने के लिए। ठीक है, वैसे तो आज का टॉपिक हो गया है, मेरे को एक बार बताना था सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का मतलब, वो मैं बता देती हूँ। सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का वैसे मतलब होता है कि सिमिलर सेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, मतलब जो दिमाग से हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं। तो जो हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी होता है ना, उसको कभी कभार हम जनरल इंटेलिजेंस के नाम से भी रेफ़र करते हैं, जो कि एक ह्यूमन को उसके इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने में और सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ये जनरल इंटेलिजेंस है, मोस्टली सबको आती है ये चीज़ करनी। और वैसे कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर ये वाली कैपेसिटीज़ आ सकती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपने एक्शंस प्लान करना, और एक्सपीरियंसेस से लर्न करना। और क्या था, और इसके अंदर तुम्हारा आ सकता है कि क्विकली इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करना और उससे लर्न करना, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्टली, कॉम्प्रिहेंड करना आइडियाज़ को या कंटेक्स्ट को। ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, फिर भी कोई कन्फ्यूजन आए तो पूछ लेना। और अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। तो इनमें से कुछ भी ना आया हो ना समझ तो पूछ लेना, और सामने जो कबाड़ा मचा है ना उसमें से भी कोई अक्षर समझना है तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।